नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हमारे फार्म में बेच का 9वां दिन है और 9वें दिन के मैं सुबह वीडियो शूट कर रहा हूं। दोस्तों पहले तो मैं फीडर का स्टेटस बता दूं कि कल जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड था 2.5 बैग का स्टैंडर्ड था, तो 2.5 बैग में हमें जो है कितना दाना बचा है, लगभग दाना बचा हुआ है। किंतु कुछ फीडर ऐसे भी हैं जहाँ पे दाना पूरी तरीके से ख़त्म हो गया कि ये देखिए दाना इसमें पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो दोस्तों पहले हमारा सुबह का जो काम है बस यही काम है कि दाने के बर्तनों को थोड़ा थोड़ा हिला दें ताकि ये देखिए पूरी तरीके से दाना ख़त्म हो जाए। तो देखिए ये हो गया हमारा सुबह का जो डेली का जो रूटीन का काम। देखिए लगभग सारे फीडरों में दाना ख़त्म हो गया। दोस्तों फीडर में दाना ख़त्म होना इस बात का संकेत है कि मुर्गियां दाना बराबर तरीके से उठा रही है, मतलब किसी भी प्रकार से इनको कोई समस्या नहीं है। चूँकि दोस्तों फीड इंटेक वाली जो प्रॉब्लम जो रहती है, हम जैसे समझते हैं कि यार फीड इंटेक के लिए कोई मेडिसिन दें, तो दोस्तों जो यह काम हमारा क्लाइमेट कर रहा है। क्लाइमेट आप देख सकते हैं, ये बर्ड जो है एक तरफ इकट्ठा हो रहे हैं। मैंने इधर से कर्टन, वैसे तो अभी रात में तो पूरा कर्टन हमने पूरा पैक कर दिया था, किंतु अभी एक तरफ से कर्टन उठाया तो इधर से हवा आई तो बर्ड जो है इधर जाके चले गए। और उनको पता है अभी जो है इधर से धूप आने वाली, क्योंकि यहाँ पे जो है अभी कर्टन ये देखिए हम यहाँ से साइड से उठा देंगे ये, तो बर्ड इधर ही ज़्यादा समय रहता है। जब धूप तेज़ हो जाती है तो पूरे फार्म में हो जाते हैं। तो फीड इंटेक वाली जो समस्या कि फीड इंटेक के लिए हम कोई मेडिसिन दें, वो वाली समस्या अभी नहीं है, क्योंकि वो आधा काम हमारा क्लाइमेट कर रहा है और बर्ड को भी कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए जो फीड इंटेक अच्छा हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें अभी तक जो है आज एक डोज के अलावा आज 9वां दिन है, मैंने अभी मेडिसिन का कुछ भी नहीं दिया है, मेडिसिन का एम भी नहीं दिया है। सिर्फ सैनिटाइज वाटर में चला रहा हूँ जिसमें क्लिंटेबो और एसिटिक एसिड है। बाकी मैंने स्प्रे किया है। स्प्रे के लिए कौन सी मेडिसिन, मैं सुगियोक्स का प्रयोग करता हूँ और पार्टे पार्ट बी के घोल का प्रयोग करता हूँ। मैं अगर जिसको पार्टे पार्ट बी का घोल अब जानना है वो मेरे पिछले वीडियो देख ले। अब दोस्तों कल मैंने वेट किया था, मतलब 7 दिन कंप्लीट होने के बाद में मैंने वेट किया था, तो मेरा एवरेज वेट आ रहा था 180 ग्राम। कंपनी का स्टैंडर्ड है 188 ग्राम कंपनी के हिसाब से बर्ड हमें वजन में चाहिए था, किंतु दोस्तों उससे 8 ग्राम बर्ड कम आ रहा था। उसके 2 कारण हैं। एक तो जितना दाना खाना चाहिए था उतना दाना भी नहीं खाया बर्ड ने, और जितना कंपनी जैसे पहले दिन 56 ग्राम का वेट मांगती है तो पहले दिन 56 ग्राम का बर्ड था भी नहीं, क्योंकि ये तो हमें पता है कि सुगना का बर्ड 56 ग्राम का आता ही नहीं है। करीब 35 ग्राम का ही बर्ड होगा, क्योंकि मैंने जो है देखा था बर्ड की जो 50 ग्राम का बर्ड अलग ही आता है और 35 ग्राम का बर्ड अलग आता है। तो दोस्तों 2 कारण है, मतलब इसमें वजन पीछे चलने के, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों आज हम जो है पहला काम ये करेंगे कि दाना डालने के बाद में लीटर रेकिंग करेंगे। लीटर रेकिंग करने के बाद में चीक ड्रिंकर वापस भरेंगे। ये तो दोस्तों ये हमारा डेली रूटीन का काम हो गया। किंतु दोस्तों आज हम जो नया वाला काम कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारे बड़े फीडर जो है, ये आप जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे बड़े फीडर जो है हम लगा देंगे एक एक छोड़ के। ऐसा नहीं कि एक जैसे लगे, क्योंकि फिर फीडर ज़्यादा हो जाएंगे, फिर फार्म के अंदर जो है स्पेस कम हो जाएगी। तो हम इस प्रकार से लगाएंगे कि बर्ड को मतलब बड़े फीडर में भी दाना खाए, टर्बो फीडर में भी दाना खाए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि इस लाइन में से एक बर्तन छोड़ के एक बर्तन जो है बड़े वाले लगा देंगे और उसमें इतना ही दाना भरेंगे, सिर्फ यहाँ तक, इस तली तक दाना भरेंगे, ताकि दाना जो है कम से कम मतलब अगर आज हम दाना भरें तो कल सुबह दाना इसमें ख़त्म हो जाए, चाहे इसमें हम एक ही बार दाना भरें, क्योंकि अब इसमें 2 बार हम दाना भर नहीं सकते। तो दोस्तों इस प्रकार से हम मतलब ये करेंगे कि एक एक छोड़ के, क्योंकि अगर ज़्यादा फीडर अगर लगा देंगे फिर उसमें ज़्यादा दाना आएगा। अब इनका स्टैंडर्ड या फिर इनके खाने की कैपेसिटी भी इतनी होनी चाहिए। अगर हम 2 या 3 दिन एक ही फीडर में दाना खिलाते रहेंगे तो वो दाना फीड इंटेक नहीं करेगी। और मुर्गियाँ, और ये मौसम थोड़ा मॉइस्चर वाला है थोड़ी तो उसके कारण भी जो है दाना हमें ज़्यादा समय नहीं चलाना है। तो दोस्तों इसलिए मतलब फीडर हमें इस प्रकार से लगाना है कि दाना कम से कम समय रहे, क्योंकि ऑलरेडी इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से फीडर लगे हुए हैं, मतलब जितना दाना हम चाहें इनमें खिला सकते हैं। किंतु दोस्तों अब इनमें ही खिलाते रहेंगे, फिर उनमें हम बड़े फीडर में हम आदत कैसे डालेंगे? तो उस आदत डालने के लिए हम एक एक फीडर जो है साइड वाले तो लगभग सारे फीडर हम नीचे कर देंगे, उसमें दाना डाल देंगे, और बीच वाली जो लाइन के ये जो हमारी लाइन है इसमें एक एक फीडर हम छोड़ के और दाना डालेंगे, ताकि दाना भी कम से कम हमें लगे और उसके साथ में क्या वो दाना ख़त्म भी हो जाए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब दोस्तों एक फार्मर भाई ने एक और कमेंट किया था कि क्या गेहूं के भूसे में रिजल्ट कैसा रहता है। दोस्तों जब हमारे पास में फीड जो लीटर अगर नहीं अवेलेबल होता, लकड़ी का बुरादा या फिर चावल, हमारे यहाँ पे लगभग चावल की भूसी हमें मिलती नहीं है, तो चावल की भूसी मैं शुरुआत में यूज़ किया था, किंतु उसके बाद में चावल की भूसी का प्रयोग मैंने किया ही नहीं है।
तो दोस्तों चावल की भूसी हमारे पे मिलती नहीं, हमारे यहाँ पे मिलता है लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा भी मिलता है। तो अब उनका भी जैसे ये अब ईंट की भट्टियों का काम चालू होगा, ईंटों का काम चालू होगा, तो ईंट की भट्टियाँ वाले डायरेक्ट जो है वहीं से बुरादा उठा लेते हैं, लकड़ी मंडी से बुरादा उठा लेते हैं। तो इसके कारण बुरादे का रेट भी ज़्यादा हो जाता है, और रेट ज़्यादा हो जाता है वो सेकेंडरी, किंतु उसकी जो है मतलब वहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत मुश्किल से हो। तो वहाँ पे एक दिन पहले हमें बुक करना पड़ता है, या फिर वहाँ पे जाके उनको बोलना पड़ता है, पैसे देना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक मेन कारण बन रहा है कि मतलब बुरादा अवेलेबल नहीं होने का। तो एक तो ये भी कारण हो गया। तो दोस्तों हम जब जैसे इस बार, इससे पहले भी लॉकडाउन में जब बुरादा नहीं मिला, तो उस टाइम पे भी जब बर्ड मेरे फार्म पे आए थे, तो मैंने भी उस टाइम पे भी जो है लकड़ी का बुरादा नहीं मिला, तो मैंने गेहूं का बुरादा और सोयाबीन का बुरादा जो मेरे पास में बचा हुआ रखा हुआ था, वो सब बुरादा मैंने यूज़ किया। उससे रिजल्ट के ऊपर मुझे नहीं लगता कि वो इफेक्ट गिरता हो, किंतु लीटर रेकिंग के ऊपर ज़रूर इफेक्ट गिरता है। लीटर रेकिंग एक बहुत कॉम्प्लिकेट टास्क हो जाता है हमारे लिए। इसमें सोयाबीन का भूसा हुआ या फिर गेहूं का भूसा तो और थोड़ा सा लीटर रेकिंग हो जाती है, किंतु सोयाबीन ये जो जिस हिस्से में खड़े हैं ये सोयाबीन का भूसा है, और जिस हिस्से में है ये देखिए, मैं थोड़ा सा पास से बताता हूँ, ये गेहूं का भूसा है। दोस्तों अगर यहाँ पे लकड़ी का बुरादा होता तो बहुत अच्छी कंडीशन में होता। खैर कंडीशन तो ये भी ठीक है, किंतु ये एक प्रकार से केक बन रहा है। ये देखिए, ये केक बन रहा है। अभी इसको तोड़ना, क्योंकि ये थोड़ा गीला है, तो इसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो इसे रिजल्ट के ऊपर अगर आप प्रॉपर तरीके से इस पर काम नहीं करोगे तो ज़रूर पड़ सकता है, किंतु गेहूं के भूसे से मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट ज़्यादा ख़राब होना चाहिए। मैंने इसके पहले भी फार्मिंग की है, और बारिश में तो गेहूं का भूसा प्रयोग कर ही नहीं सकते, बारिश और हाँ स्पेशली बारिश में। बाकी ठंड के समय में और गर्मी के समय में अगर आप कर लेंगे, क्योंकि थोड़ा मौसम ड्राई रहता है, तो वहाँ पे जो है थोड़ी लीटर रेकिंग में आसानी रहेगी। किंतु बारिश के समय में गेहूं का भूसा उपयोग करने लायक नहीं है पोल्ट्री फार्मिंग में। और बाकी आप ठंड के समय में जैसे अब मैं कर ही रहा हूँ, ये तो खैर मजबूरी कारण है। अब दोस्तों ये देखिए, ये लीटर रेकिंग इनमें बहुत कॉम्प्लिकेट वर्क हो रहा है, क्योंकि इसमें डेली लीटर रेकिंग हम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी मतलब ये पोजीशन है कि फार्म जो है मतलब एक प्रकार से केक बन रहा है। तो